हमारा टॉपिक चल रहा था कारक प्रकरण। कारक प्रकरण कारक प्रकरण में हमने प्रथमा विभक्ति, कर्ता कारक को पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे द्वितीय विभक्ति। द्वितीय विभक्ति, ठीक है। द्वितीय विभक्ति कौन सी है? तो कर्म कारक, ठीक है। कर्म कारक, ठीक है। कर्म कारक को ही द्वितीय विभक्ति कहा जाता है। तो प्रथमा विभक्ति के बाद दूसरी विभक्ति आती है द्वितीय विभक्ति कर्म कारक। यहाँ हम देखेंगे कि द्वितीय विभक्ति का विभक्ति सूत्र क्या है। सबसे पहले देखेंगे कि द्वितीय विभक्ति का विभक्ति सूत्र क्या है। तो हम कह सकते हैं कि द्वितीय विभक्ति का विभक्ति सूत्र कौन सा है? तो कर्मणि द्वितीया। कौन सा है? कर्मणि द्वितीया। द्वितीय विभक्ति का सूत्र क्या है? कर्मणि द्वितीया। इसी के साथ हम कहेंगे कि अनुक्त कर्म, ठीक है। अनुक्त कर्म होने की स्थिति में कौन सी विभक्ति होगी? तो द्वितीय विभक्ति होगी, ठीक है। यहां हमें याद रखना है कि कौन सी विभक्ति होगी? द्वितीय विभक्ति होगी। यदि कर्म अनुक्त है तो कौन सी विभक्ति होगी? द्वितीय विभक्ति होगी। और यदि कर्म उक्त है तो कौन सी विभक्ति होगी? प्रथमा विभक्ति होगी। अब हम देखेंगे कि यह तो हो गया विभक्ति सूत्र। अब हम देखेंगे कि द्वितीय विभक्ति कर्म कारक के अंतर्गत हमें उदाहरणों को किस प्रकार से हल करना है और परीक्षा में किस तरह से सवाल पूछे जाएंगे, उस पर हम यहाँ चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले द्वितीय विभक्ति का सूत्र आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहला सूत्र जिसे हम कहेंगे कर्तुरीप्सिततमं कर्म। कर्तुरीप्सिततम, ठीक है। कर्तुरीप्सिततम कर्म, कौन सा सूत्र है? कर्तुरीप्सिततमं कर्म। इसका तात्पर्य क्या होगा वहां देखिए, ठीक है। कर्तुरीप्सिततमं कर्म, यह हमारा पहला सूत्र है। अब इसमें होगा क्या कि जिसकी सर्वाधिक चाह होती है, जिसकी सर्वाधिक चाह, ठीक है, जिसकी सर्वाधिक चाह होती है, उस अवस्था में कर्तुरीप्सिततमं कर्म के माध्यम से द्वितीय विभक्ति होती है। और द्वितीय विभक्ति का विभक्ति सूत्र कौन सा प्रयोग होगा? तो कर्मणि द्वितीय सूत्र से कर्तुरीप्सिततमं कर्म के माध्यम से जिसकी सर्वाधिक चाह होती है उसमें द्वितीय विभक्ति होती है। कर्तुरीप्सिततम का एक तात्पर्य हम आसान भाषा में यह समझ सकते हैं कि कर्ता द्वारा, किसके द्वारा? कर्ता द्वारा, किसके द्वारा? कर्ता द्वारा जिसकी सर्वाधिक चाह हो, कर्ता द्वारा जिसकी सर्वाधिक चाह हो, वहां पर क्या होगा? इप्सिततमम कर्म संज्ञा होगी, ठीक है। कौन सी? कर्म संज्ञा होगी। हमें यह ध्यान रखना है कि कौन सी संज्ञा होगी? तो कर्म संज्ञा होगी। अब हमें देखना है कि कर्तुरीप्सिततमं कर्म, इसका हम उदाहरण देखते हैं, ठीक है। कर्तुरीप्सिततमं कर्म का उदाहरण यदि हम देखते हैं तो क्या होगा? रामः चित्र पश्यति। क्या उदाहरण होगा? रामः चित्रम पश्यति, ठीक है। ये उदाहरण हो गया। अब हम देखते हैं यहाँ पर कि कर्म क्या है, क्रिया क्या है और कर्ता कौन है, ठीक है। तो हम इसके समझ सकते हैं कि राम जो है, यह राम जो है वह तो हमारा क्या है? कर्ता है। और यह जो चित्र है यह क्या हो गया? कर्म हो गया, ठीक है। क्या हो गया? कर्म हो गया। ये तो हमारा कर्ता हो गया, ये क्या हो गया? कर्म। और ये क्या हो गई? क्रिया, ठीक है। अब राम जो है वह तो कैसा है? ठीक है, प्रथमा विभक्ति में। और हमारा यहाँ जो कर्म है, अब राम पश्यति, राम देखता है,
ठीक है, राम देखता है, किसको देखता है? तो चित्र को। तो राम की सर्वाधिक इच्छा प्राप्त, सर्वाधिक चाह किसकी है? तो चित्र देखना राम की सर्वाधिक चाह है, यानी कि राम चित्र को देखता है। तो यहाँ पर जिस चीज को देख रहा है, जिसकी सर्वाधिक चाह हो रही है, उसमें क्या होगी? कर्मणि द्वितीया सूत्र से द्वितीय विभक्ति होगी। और कौन सा सूत्र प्रयोग में होगा कर्म संज्ञा? तो कर्तुरी सिप्ततमम कर्म सूत्र से चित्र में कौन सी विभक्ति होगी? तो द्वितीय विभक्ति होगी, द्वितीय विभक्ति होगी। अब हम अगला सूत्र देखते हैं, ठीक है, द्वितीय विभक्ति का अगला सूत्र। अब हम देखेंगे कि कर्तुरी सिप्ततमम कर्म संज्ञा के बाद दूसरा सूत्र कौन सा आता है। तो द्वितीय विभक्ति का एक अगला सूत्र आएगा अधिसिंग स्थासाम कर्म। कौन सा सूत्र है? अधिसिंग स्थासाम, ठीक है, अधिसिंग स्थासाम कर्म, स्थासाम आसाम, स्थासाम कर्म, ठीक है, क्या है? अधिसिंग स्थासाम कर्म, यह सूत्र है। अब इस सूत्र में क्या होता है? तो देखिए, अधि उपसर्ग पूर्वक, ठीक है, होगा क्या? इसका हम संधि विच्छेद करते हैं, तो एक तो हो जाएगा अधि, ठीक है, दूसरा हो जाएगा सिंह, स्था और आस, ठीक है। तो सिंह, स्था और आस, यानी कि अधि उपसर्ग पूर्वक, ठीक है, अधि उपसर्ग पूर्वक, ये क्या है? उपसर्ग है, उपसर्ग, ठीक है, अधि उपसर्ग पूर्वक सिंह धातु या स्था धातु या आस धातु होने पर कौन सी विभक्ति होगी हमारी? तो द्वितीय विभक्ति होगी। किस प्रकार होगी? तो हम उसको उदाहरण के माध्यम से यहाँ समझेंगे, ठीक है। तो अधि तो हो गया, इसमें उपसर्ग, कोई भी उदाहरण आएगा उसके अंदर क्या होगा? अधि उपसर्ग पहले दिया होगा और साथ में ही क्या दिया होगा? या तो सिंह धातु होगी या स्था धातु होगी या फिर आस धातु होगी, इनके साथ में अधि उपसर्ग पूर्वक जुड़ा हुआ होगा, तो वहां पर कौन सी विभक्ति होगी? द्वितीय विभक्ति होगी। और सूत्र कौन सा लगेगा? तो द्वितीय विभक्ति का सूत्र कर्मणि द्वितीय सूत्र से द्वितीय विभक्ति होगी। अब हम उदाहरण देखते हैं, ठीक है, हरि, ठीक है, क्या है उदाहरण? हरि वैकुंठम अधिसेते, वैकुंठम अधिसेते, ठीक है, क्या उदाहरण है हमारा? कि हरि वैकुंठम अधिसेते, ठीक है। अब यहां पर क्या है? देखिए, ये तो हो गया हमारा कर्ता, ये हो गया कर्म और ये हो गया अधि उपसर्ग पूर्वक, और यहाँ पर क्या आ गई? धातु आ गई। अब यहाँ पर देखिए, हरि वैकुंठम अधिसेते, ठीक है, अधि तो हमें लगा नहीं है। अब सेते के, ये सेते यानी कि सिंह धातु का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार यहाँ पर क्या आ सकता है? स्था धातु भी आ सकती है। तो स्था में क्या आएगा? अधितिष्ठति, ठीक है, क्या आएगा? अधितिष्ठति, ठीक है। इसी प्रकार आस धातु आएगी, तो आस में भी क्या आएगा? अध्यास्ते भी आ सकता है, ठीक है, अध्यास्ते, अध्यास्ते। अब देखिए, इसका संधि विच्छेद करिए, तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये अधि अलग हो जाएगा और ये सेते अलग हो जाएगा। तो हमारा जो सूत्र है अधिसिंग स्थासाम कर्म, यानी कि अधि उपसर्ग पूर्वक जो सिंह धातु होगी, स्था धातु होगी या फिर आस धातु होगी, उसमें कौन सी संज्ञा होगी? तो कर्म संज्ञा होगी। तो यहाँ पर कैसे कर्म संज्ञा हो रही है? देखिए, अधि उपसर्ग पूर्वक है और सिंह धातु है, ठीक है, इनके साथ में जो कर्म है वहां पर कौन सी विभक्ति होगी? तो द्वितीय विभक्ति होगी। यहाँ पर वैकुंठम में द्वितीय विभक्ति हुई है। इस प्रकार से हम अधिसिंग स्थासाम के सभी उदाहरणों को समझ सकते हैं, जो सिंह धातु, स्था
और आज धातु से जुड़े हुए होंगे। अब हम अगला सूत्र देखते हैं, कर्मणि द्वितीया यानी कि द्वितीय विभक्ति का अगला सूत्र। अब द्वितीय विभक्ति का अगला सूत्र है उपांग वध्यांग। क्या है? उपांग, उपांग वध्यांग। ठीक है, उपान, उपान व अध्यांग वसः। क्या है? उपान व अध्यांग वस। ठीक है, ये हमारा अगला सूत्र है। अब इस सूत्र में क्या होगा वहां देखिए। तो यहां पर जैसे हमने अधिसिंग स्थासाम कर्म के बारे में पढ़ा था वैसे ही यहां पर है। ठीक है, तो यहां पर क्या है, इसका हम संधि विच्छेद करते हैं। ठीक है, संधि विच्छेद, तो क्या रूप बनेगा? उप। ठीक है, अनु। ठीक है, अधि। अधि के बाद में क्या बनेगा? आंग। ठीक है, जिस प्रकार हमने इससे पहले वाला सूत्र पढ़ा था, जिस प्रकार हमने इससे जो पहले वाला सूत्र था उसमें हमने क्या पढ़ा था कि अधिसिंग स्थासाम कर्म यानी कि अधि उपसर्ग पूर्वक था। यहां पर क्या है? उप, अनु, अधि और आंग, ये चारों उपसर्ग है और साथ में कौन सी धातु लगी होगी? वस धातु। तो क्या होगा हमारा? द्वितीय विभक्ति होगी और कर्म कारक होगा वहां पर। वो किस तरह समझ सकते हैं हम, देखिए क्या होगा? वस धातु। ठीक है, वस धातु। उप, अनु, अधि, आंग और वस धातु के योग में क्या बनेगा? हमारा द्वितीय विभक्ति बनेगी और कर्म कारक का निष्पादन होगा। अब हम इसके उदाहरण समझते हैं। तो उदाहरण में हम देखेंगे कि उप, अनु, अधि, आंग और वस धातु से मिलकर जो शब्द बने हैं और वह उदाहरण बने हैं वह किस प्रकार से है। तो हम देखते हैं हरि वैकुंठम। ठीक है, हरि वैकुंठम। ठीक है, हरि वैकुंठम। हमने पहले वाले उदाहरण में क्या लिया था? अधि उपसर्ग पूर्वक लिया था और क्या धातु लगाई थी? सिंह, स्था और आज धातु लगाई थी। कौन कौन सी धातु? सिंह, स्था और आज धातु लगाई थी। अब हमें यहां पर क्या करना है? तो हरि, ठीक है, हरि तो हमारे कर्ता हो गए, वैकुंठम कर्म हो गया। अब हमें यहां पर क्या करना है? उप, अनु, अधि और आंग के साथ में कौन सी धातु होनी चाहिए? वस धातु। तो हरि वैकुंठम उपवसति। क्या आएगा? हरि वैकुंठम उपवसति। ठीक है, उपवसति। तो यहां पर हमारा इससे क्या होगा कि ये तो हो गया उप। ठीक है, उप यानी उपसर्ग हो गया और वस धातु होगी। इन दोनों के योग से क्या होगा? जहां यह उप और वस्ती जहां पर आएगा उसके अगले में क्या हो जाएगा? कर्म संज्ञा हो जाएगी। यहां पर कर्म संज्ञा हो गई है, कर्म संज्ञा से द्वितीय विभक्ति हो गई है। तो यह किस स्थिति में काम कर रहा है? उप, अनु, अधि, आंग उपसर्ग पूर्वक, यानी कि यह तो पहले होंगे और बाद में वस धातु होगी। तो यह कहाँ है? यहाँ पर इस जगह पर हो रहा है। उप आगे है और वसति पीछे है। तो इस स्थिति में जो कर्म होगा उसमें क्या हो जाएगी? द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। इस प्रकार से हम अगले सूत्र पर देखते हैं। द्वितीय विभक्ति के अगले सूत्र पर देखते हैं। द्वितीय विभक्ति का अगला सूत्र है अभितः परितः। अभितः परितः। क्या है? अभितः परितः समया, समया निक्सा हाम। ठीक है, अभितः परितः समया निक्सा हाम, हाम प्रति योगेपी, प्रति योगेपी। ठीक है, क्या सूत्र है? अभितः परितः समया निक्सा हाम प्रति योगे, योग अपी। ठीक है, क्या है? योग अपी। यह हमारा अगला सूत्र है। नेक्स्ट। ठीक है, इसे अच्छे से याद करना होगा
और इस सूत्र के अंदर ही द्वितीय विभक्ति यानी कि कर्म कारक जो है कर्म संज्ञा की उत्तर छुपा हुआ है इसी के अंदर। तो किस प्रकार से है वहां देखिए। तो सबसे पहले तो हमें इस सूत्र को अच्छे से याद करना होगा। अभितः परितः सम्या निक्सा हाम प्रति योगेपि, यह सूत्र है। तो इसका क्या तात्पर्य होता है वहां देखिए। तो अभितः, अभितः के बारे में आप सभी जानते होंगे कि अभितः किसे कहते हैं। तो किसे कहते हैं, अभितः का अर्थ होता है दोनों ओर। क्या होता है, दोनों ओर। ठीक है, इसी के साथ परितः, परितः का क्या अर्थ होता है, चारों ओर। ठीक है, चारों ओर यानी कि चारों ओर दिशाओं का जो उल्लेख किया जाता है, दोनों ओर यानी कि ऊपर नीचे या फिर आगे पीछे, इस तरह से उसमें क्या प्रयोग होगा, अभितः। और परितः किसके लिए उपयोग होगा, चारों ओर यानी कि अधिकतर दिशाओं के बारे में हम इसका उल्लेख कर सकते हैं। उसी सम्या और निक्सा के लिए क्या होगा, अर्थ क्या होगा इसका कि समीप या फिर निकट। ठीक है, समीप या फिर हम कह सकते हैं निकट। ठीक है, और अगला होगा हम। ठीक है, तो किसके लिए इसका प्रयोग होता है, तो दुख के लिए। ठीक है, दुख के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है, दुख या फिर संकट के समय। ठीक है, कह सकते हैं दुख और शोक के समय, या फिर संकट की जगह हम ले लेते हैं शोक ले लेते हैं, यहाँ पर दुख या फिर शोक के समय इसका उपयोग किया जाता है। अब आ जाएगा प्रतियोग। ठीक है, प्रतियोपि, तो इसका तात्पर्य क्या होगा, दूसरी ओर। क्या हो जाएगा तात्पर्य, दूसरी ओर हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि इन सभी शब्दों में अभितः परितः सम्या निक्सा हाम प्रति योगेपि यानी कि दोनों ओर, चारों ओर, समीप, दुख के अर्थ में और दूसरी ओर, इन सभी शब्दों के योग में पास वाले शब्द में, इन सभी के उदाहरण में जहां जहां भी ये शब्द आएंगे उसके पास वाला जो शब्द होगा, कौन सा, पास वाला। ठीक है, उस पास वाले शब्द में कौन सी विभक्ति होगी, तो द्वितीय विभक्ति होगी। ठीक है, तो वह किस प्रकार होगी वह देखिए। हम उदाहरण के माध्यम से इसे समझेंगे। तो विद्या, ठीक है, विद्यालयम, उदाहरण ले लेते हैं यहां से परितः। ठीक है, विद्यालयम परितः। ठीक है, परितः यानी कि चारों ओर, तो विद्यालयम परितः वृक्षाः सन्ति। ठीक है, क्या, वृक्षाः सन्ति। ठीक है, क्या, विद्यालयम परितः वृक्षा सन्ति। अब हम समझते हैं कि यहाँ पर जो परितः है, यहाँ जो परितः है हमारा, परितः कहाँ उल्लेख हो रहा है, तो इस सूत्र के अंदर अभितः परितः सम्या निक्सा हाम प्रति योपि। ठीक है, इसमें इस परितः का उल्लेख हुआ है। परितः का तात्पर्य क्या है, चारों ओर। क्या है, चारों ओर। तो हमने पढ़ा था कि इन सभी के निकट वाले शब्द में यानी कि जहां पर अभितः परितः सम्या निक्सा हाम प्रतियोपि, यह जो सूत्र के शब्द आ रहे हैं उसके निकट वाले में क्या होगा, द्वितीय विभक्ति होगी। तो यहाँ हमारी द्वितीय विभक्ति कहाँ पर हुई है, कर्म संज्ञा कहाँ हुई है, तो विद्यालय में हुई है। ठीक है, विद्यालयम परितः वृक्षा सन्ति। तो हमें याद रखना है कि अभितः परितः सम्या निक्सा हाम प्रतियोपि, जहां भी इन शब्दों का उल्लेख होगा उसके निकट वाले शब्द में क्या होगी, कर्म संज्ञा होगी। यहाँ हमें अच्छे से याद रखना है। इसी तरह हम एक उदाहरण और इसका देख लेते हैं ताकि समझने में आसानी रहेगी। देखते हैं क्या है, ग्रामम। क्या है, ग्रामम निक्सा, ग्रामम निक्सा, या फिर ले सकते हैं हम समया। ठीक है, तो क्या है, निक्सा, यहाँ पर निक्सा ले लेते हैं, निक्सा, निक्सा हो गया है, समया ले लेते हैं, समया नदी अस्ति। ठीक है, क्या, ग्रामम निक्सा या फिर समया नदी अस्ति। तो अब देखिए, निक्सा ये यहाँ पर है हमारा, निक्सा और समया आया है जिसका उल्लेख सूत्र में किया गया है। तो इसके जो समीप शब्द है, समीप शब्द है उसमें कौन सी विभक्ति हुई है, यहाँ पर द्वितीय विभक्ति हुई है। और कौन सा संज्ञा हुई है, तो हमारे यहाँ
कर्म संज्ञा हुई। द्वितीय विभक्ति किस सूत्र से हुई है? तो कर्मणि द्वितीया से। और संज्ञा किससे हुई है? कर्म संज्ञा तो अभितः परितः सम्या निक्सा हाम प्रतियो अपि सूत्र से हुई है। अब हम इसी के साथ अगला सूत्र देखते हैं। अगला सूत्र है, इसको एक बार हटा लेते हैं यहां से। अगला सूत्र है, ठीक है साथियों, अगला सूत्र है काला धना रत्यंत रत्यंत संयोगे। कौन सा सूत्र है? अब हम देखते हैं कि द्वितीय विभक्ति का यह जो सूत्र है, कर्म संज्ञा का यह जो सूत्र है, इसका तात्पर्य क्या होता है। तो यहाँ पर संधि विच्छेद करते हैं तो सबसे पहले क्या होगा? एक तो काल का विच्छेद होगा, काल के साथ में ही क्या हो जाएगा? अध्वन। ठीक है, इसका संधि विच्छेद करते हैं तो यहाँ पर क्या है? एक तो काल, ठीक है, और दूसरा क्या है? अध्वन। ठीक है, अध्वन के बाद में हम देखते हैं तो क्या है? अत्यंत संयोग। इसका संधि विच्छेद करते हैं तो अत्यंत संयोग। क्या है? अत्यंत संयोग। क्या हो जाएगा? अत्यंत संयोग। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इसके तात्पर्य में क्या क्या छिपा हुआ है। तो काल, अध्वन और अत्यंत संयोग अर्थात जो कालवाची तथा मार्गवाची शब्दों में अध्वन का तात्पर्य क्या होता है? मार्ग। तो काल और अध्वन यानी कि मार्गवाची शब्दों के योग में निरंतरता होती है। पर क्या होती है? द्वितीय विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय विभक्ति। अब हम समझेंगे कि यह कालवाची और मार्गवाची, ठीक है, काल और मार्गवाची जो है उनमें निरंतरता किस प्रकार से होनी चाहिए, इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। तो दे लेंगे, ठीक है, उदाहरण होगा क्या? मासम, क्या होगा? मासम अधिते। ठीक है, क्या होगा? मासम अधिते। ठीक है, यह म यहाँ पर बिंदी भी आ सकती थी अनुस्वार के रूप में, लेकिन यहाँ पर क्यों लिया गया है इसके बारे में आप अच्छे से जानते हैं। म को हलंत क्यों किया गया है? यदि नहीं जानते हैं तो हम जब व्याकरण का अध्ययन करेंगे, व्याकरण के जिन टॉपिकों के बारे में चर्चा करेंगे उसमें बताऊंगा मैं कि यहाँ म हलन क्यों किया गया है और अनुस्वार क्यों नहीं आया है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारा उदाहरण है, कर्ता कारक, कर्म कारक का जो उदाहरण है, यानी कि काला ध्वना अत्यंत संयोगी कर्म संज्ञक सूत्र से अंदर जो उदाहरण दे रखा है हमारा, उसके बारे में हम समझते हैं कि यहाँ पर कर्म संज्ञा किस प्रकार से हुई है। ठीक है, तो सूत्र क्या है? उदाहरण क्या है हमारा? मासम अदिते। या इसका अर्थ क्या होता है? देखिए अर्थ, मासम अदिते। तो हमने क्या पढ़ा था? इसका तात्पर्य में, भावार्थ में हमने समझा था कि जो कालवाची और मार्गवाची, क्या क्या? कालवाची और मार्गवाची शब्दों के योग में, ठीक है, काल और मार्गवाची शब्दों के योग में अत्यंत संयोग हो। क्या हो? अत्यंत संयोग हो तो वहां पर क्या होगी? द्वितीय विभक्ति होगी। तो किस प्रकार से? देखिए उदाहरण में दे रखा है यहाँ पर मासम अदिते, अर्थात इसका भावार्थ क्या होगा कि वह यहाँ पर सह भी ले सकते थे, तो इसका भावार्थ क्या होगा? ठीक है, भावार्थ में हम समझ सकते हैं मासम अदिते का भावार्थ क्या होगा? महीने भर अध्ययन करता है। ठीक है, महीने भर अध्ययन। क्या हो जाएगा भावार्थ? महीने भर अध्ययन करता है। ठीक है, यहां पर कर्ता का उल्लेख नहीं है, लेकिन किसी न किसी के बारे में कहा गया है कि वह, या फिर बताया गया है कि राम। ठीक है, राम मासम अधीते, यानी कि राम महीने भर अध्ययन करता है। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं इसको अच्छे से कि यह किस बारे में बताया गया है? तो कालवाची में। तो काल में कैसे बताया गया है? महीने भर, यानी कि अध्ययन करने में। किसको? उदाहरण के लिए ले लेते हैं राम। तो महीने भर लगा किसको? अध्ययन करने में। यानी कि कोई भी छात्र हो या फिर कोई कर्ता हो तो उसे अध्ययन करने में कितना समय लगा? तो महीने भर का समय लगा। इसलिए यहाँ पर उदाहरण क्या दिया है? मासम अधीते,
और सूत्र क्या बताया गया है, काल अध्वन काला ध्वनार अत्यंत सहयोगी, यानी कि कालवाची मार्गवाची शब्दों के योग में जो अत्यंत सहयोग पाया जाता है वहां पर कौन सी विभक्ति होती है, तो द्वितीय विभक्ति होती है। इस प्रकार हम द्वितीय विभक्ति के काला ध्वनार अत्यंत सहयोगी सूत्र को अच्छे से समझ सकते हैं। अब हम अगला सूत्र देखते हैं। ठीक है, अगला सूत्र देखते हैं। अगला सूत्र है हमारा अकथितम अकथितम च। ठीक है, अगला सूत्र है अकथितम च। यह सूत्र इतना अधिक, ठीक है, इतना अधिक, कौन सा सूत्र है हमारा, अकथितम। यहां पर लिख लेता हूं मैं, अच्छे से दिखाई देगा, अकथितम च। ठीक है, यह जो हमारा जो सूत्र है, उन उदाहरणों में से एक न एक तो प्रश्न छप ही जाता है पर्चे में। ठीक है, तो हमें इस सूत्र के बारे में विस्तृत से चर्चा करनी होगी। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि आपको इसका अगला भाग, द्वितीय विभक्ति कर्म कारक, ठीक है, द्वितीय विभक्ति कर्म कारक का इस अकथितम सूत्र का एक अलग से वीडियो बनाएंगे ताकि उसमें विस्तृत से उसको समझा सके, क्योंकि इसमें 16 धातुएं हैं, 16 धातुओं का वर्णन है, तो इसमें कम से कम 15 से 20 मिनट का यहाँ है। अभी इसी में सम्मिलित किया जाएगा तो यह वीडियो काफी लंबा बन जाएगा। तो हम अकथितम सूत्र को अच्छे से और आसान तरीके से अगले वीडियो में देखेंगे।